गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। जो हमारा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जब हम आज इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं तो सबसे पहले मोशन क्या होता है। मोशन आप क्लास 9th में इस चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है, बस उसी चैप्टर को यहाँ पे क्या किया गया है कि थोड़ा इलेबोरेट किया गया है, थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन किया गया है। वही सब चीज़ें आएंगी लेकिन थोड़ा और आपको डीपली थोड़ा पढ़ना रहेगा। तो मोशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मोशन क्या होता है कि इट इज़ ए फिनोमिना इन विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम बोलते हैं मोशन। चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जी, जो ये जो पोर्शन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन जो है ये एक मैकेनिक्स का पोर्शन है। तो हम समझते हैं कि हम एक तरह से कि क्या हमें पढ़ना है पूरे फिजिक्स में 11th-12th में। तो जो आप पढ़ोगे तो आपको जो पढ़ना है 11th-12th में वो आपको पढ़ना है मैकेनिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। यहाँ पे आप क्लास 11th में ये 2 टॉपिक पढ़ोगे। ये मैकेनिक्स का जो पोर्शन होगा वो 90% होगा और जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन होगा वो 10% होगा। और जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना होगा, रे ऑप्टिक्स पढ़ना होगा और मॉडर्न फिजिक्स। यही टोटल फिजिक्स का पोर्शन है एक तरह से क्लास 11th और 12th का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक्स का क्या मतलब है? मैकेनिक्स का मतलब है कि स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसकी स्टडी हम मैकेनिक्स, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। तो फर्दर अगर हम मैकेनिक्स को क्लासीफाई करें तो मैकेनिक्स को फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक तो होता है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ये क्या होता है स्टैटिक्स? अब हम समझ चुके हैं कि मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के मोशन में देखें तो ऑब्जेक्ट दो तरह के स्टेट में होता है। एक तो वो रेस्ट की पोजीशन में हो सकता है या तो वो मोशन की पोजीशन में हो सकता है। रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टैटिक कौन सी ब्रांच है मैकेनिक्स की? ये वो ब्रांच है बेटा स्टैटिक जिसमें ऑब्जेक्ट का स्टडी किया जाता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है। स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एट स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो उसमें भी ढेर सारी साइंस इन्वॉल्व है। अगर हम थोड़ा एक केस लें, जैसे एक हमने प्लेन सरफेस लिया है, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ये रेस्ट की पोजीशन है। फिर भी इस पे कई तरीके के फोर्स लगते हैं। एक तो हमें मालूम है, जो हम जानते हैं कि ये जब रेस्ट है तो इसका एक वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m/g। और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ किसी भी फोर्स के अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे अब जो भी स्टडी होगी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में, जो भी इससे रिलेटेड स्टडी होगी, जो भी इसमें फोर्स का कैलकुलेशन वगैरह करेंगे वो किस में हम करेंगे? स्टैटिक्स में करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइंड सरफेस पे है, इंक्लाइंड सरफेस पे है इस तरीके से, तो ये
ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो इस पे भी जो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा वेट m/g, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी इधर है मूव करने की, इस रेस्ट में है लेकिन टेंडेंसी इधर है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की भी पोजीशन में है, तो उस पर कितने सारे फोर्स इन्वॉल्व हैं, इनकी कैलकुलेशन हमें करनी रहेगी। तो ये सारी जो स्टडी हम करते हैं इस समय ऑब्जेक्ट की, वो किस ब्रांच में आता है, स्टैटिक्स में आता है। ओके, अब दूसरा जो मैकेनिक्स में जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है वो देखते हैं। डायनेमिक्स डायनामिक्स अब ऑब्जेक्ट का इसमें हम अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें डायनामिक्स को, तो इसमें हम लिखते हैं स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट with considering its causes। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन की हम स्टडी करते हैं सब में, क्योंकि मोशन विथ कंसिडरिंग इट्स कॉजेज। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सपोज वो किसी v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो वो किस कारण से मोशन हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है। तो आपने एक फोर्स लगाया होगा तभी ये ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से मोशन आगे की तरफ कर रहा है। तो ये फोर्स को भी कंसिडर करते हैं, इस फोर्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, तब हम इस ब्रांच को कहते हैं डायनेमिक्स। मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसके कॉजेज़, जो फोर्स लग रहा है, जो इसके पीछे का कॉज है, उसके बारे में भी जब हम स्टडी करेंगे, तो ये जो स्टडी है ये डायनेमिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब मैकेनिक्स जो थर्ड पार्ट है काइनेमेटिक्स, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन आता है, उसके बारे में हम समझते हैं। काइनेमेटिक्स अब हम इसमें इसके काइनेमेटिक्स के बारे में लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज। अब यहाँ पे जब काइनेमेटिक्स में हम जो स्टडी करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, मोशन होने का मतलब आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ए पोजीशन पे है, तो कुछ टाइम पे वो ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे चला जाएगा, तो इसको हम मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स में स्टडी होती है, अब मोशन कर रहा है तो इसके पीछे का कॉज होगा, एक फोर्स लगा होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम फोर्स के बारे में कोई स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ इसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वांटिटी होगी, जैसे वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो इसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो काइनेमेटिक्स के अंदर आती है। आपने क्लास 9th में इसी तरह काइनेमेटिकल इक्वेशन भी पढ़ा होगा, v इक्वल टू, याद दिलाना चाहूँ तो u+at, और बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़ा है, s इक्वल टू ut+12at²। थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ रखा है v² इक्वल टू u²+2as। तो ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। तो जो हमको डायनेमिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स के बारे में। तो काइनेमेटिक्स में अगर हम देखें तो मोशन को फर्दर काइनेमेटिक्स में भी क्लासिफाई किया गया है, मोशन इन वन डायमेंशन, या मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर इसी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो हमें पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर है आज का।
तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जब अब मोशन तो हमने समझ चुके हैं कि इट इज़ ए फिनोमिना इन विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि ऑब्जेक्ट एक ए पोजीशन पे है, कुछ समय के बाद वो बी पोजीशन पे चला गया, तो इसी को हम मोशन कहते हैं। ओके, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। कहने का मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक कोऑर्डिनेट में, आप जानते हो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या फिर वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या फिर जेड कोऑर्डिनेट, कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या है वर्टिकली अप हो रहा है, आपने ऊपर की तरफ फेंका, या फिर कोई ऑब्जेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरा देखते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, इस मोशन इन टू डायमेंशन को ही हम कहते हैं मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन प्लेनर या प्लेनर मोशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स में जो मोशन होता है तो वो 2 कोऑर्डिनेट उसके चेंज होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, तो हम उसको कहेंगे मोशन इन ए प्लेन। जैसे कि कोई चींटी है, वो प्लेन पे इधर उधर मोशन कर रही है, उसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया, इधर गई, फिर यहाँ पे गई, तो उसका एक्स एक्सिस भी चेंज हुआ, वाई एक्सिस भी चेंज हुआ। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे, मोशन इन 2D या फिर प्लेनर मोशन, मोशन इन प्लेन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोशन इज इन प्लेन, मोशन इन प्लेन भी हम इसको कह सकते हैं। या फिर एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझते हो, किसी पत्थर को आपने इस तरीके से एक मोशन दे दिया, इस तरीके के मोशन को जो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ये भी मोशन इन प्लेन में भी आता है। अब तीसरा देख लेते हैं, मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। ये क्या होता है, मोशन इन 3 डायमेंशन या फिर इसको मोशन इन स्पेस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ये तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो ये तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप पतंग को उड़ाते हो, तो जब स्काई में पतंग उड़ती है तो उसमें वो जो स्काई काइट होता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट भी उस समय चेंज होता रहता है उसका, अगर इधर गया तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और साथ में जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होता रहता है। तो ऐसे मोशन को हम मोशन इन 3D कहते हैं या फिर मोशन इन स्पेस कहते हैं। बटरफ्लाई ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे मोशन इन स्पेस। तो जो हमारा सिलेबस है उसमें हम मोशन इन 3D को हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। तो जो हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो हम उस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ जो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन को क्लासिफाई किया गया है मेनली 2 पार्ट में। एक तो है यूनिफॉर्म मोशन और एक जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन से हम शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा है क्लास 9th में। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, इसके नेम से भी बिल्कुल हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली मोशन करता है।
यूनिफॉर्मली मोशन की करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स जो ट्रेवल करता है, जो इसकी डिफिनीशन है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट जो है, डिफिनीशन से ये मतलब है, आपने डिफिनीशन पढ़ी होगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे कि आपकी बाइक की स्पीड क्या है, समथिंग 20 मीटर पर सेकेंड है। अब ये कॉन्टीन्यूअस आप स्पीडोमीटर जो आप बाइक चलाते हो उस पर आप देख रहे हो कि 20 मीटर पर सेकेंड कॉन्टीन्यूअस बाइक ने एक स्पीड मेंटेन कर रखी है। इसका मतलब है कि बाइक जो है एक सेकेंड में आपने देखा तो उसने कितना मूवमेंट किया, उसकी कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। फिर अगले सेकेंड आपने देखा तो फिर कितना किया, 20 मीटर। फिर अगले सेकेंड आपने देखा तो 20 मीटर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम स्पीड कहेंगे कांस्टेंट है। देखो, इसको हम स्पीड कहते हैं। हम एक एक क्वांटिटी को आपने पढ़ा है, फिर से हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये स्पीड होता है। तो स्पीड, इसमें आप देख रहे हो कि कॉन्टीन्यूअस स्पीड, इतना ही स्पीड मेंटेन किया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लिखेंगे कि स्पीड क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होती है। और इसमें एक्सलरेशन क्या होगा, एक्सलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होता है। एक्सलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन को हम नॉन एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं, नॉन एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं इसको, नॉन एक्सलरेटेड एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं, नॉन एक्सलरेटेड मोशन कहते हैं, नॉन एक्सलरेटेड मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सलरेशन बराबर आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, v माइनस यू अपॉन टी। आपको अब ये फाइनल भी हम कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की सेम रहेगी तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ इसी को एक्सलरेशन जीरो हो गया, तो एक्सलरेशन है ही नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे नॉन एक्सलरेटेड मोशन। ओके, तो नॉन एक्सलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को हम, इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सलरेशन ज़ीरो होता है। और जो हम इसमें जो आगे हम देखेंगे, इसमें जो हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, बिल्कुल बेसिक, ये आप पढ़ोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज़ करते हैं। एक तरह से मैं अभी सब्जेक्ट का ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चैप्टर का ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब आप पढ़ोगे इसमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक एक क्वांटिटी हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़नी है, पढ़ेंगे। तो अभी तक यही है। तो ये था मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। उसमें एक जो पार्ट यूनिफॉर्म मोशन था उसके बारे में हमने समझ लिया। अब दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है
अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एक केस लेता हूँ कि आप एज यूजल बाइक है, तो जैसे ही आपने बाइक स्टार्ट की तो अब बाइक की कुछ स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर थी। अब कुछ समय के बाद जैसे ही मार्केट आया तो आपने ट्रैफिक होगा तो वहाँ पे बाइक की स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखो, 1 घंटे में बाइक कितनी ट्रेवल हो रही थी, एक टाइम पे 40 किलोमीटर, और अगले दूसरे घंटे में बाइक की स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, 40 किलोमीटर फिर 20 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह के मोशन में जिसमें जो है स्पीड क्या हो, जो उसकी वेलोसिटी हो वो क्या हो, वेरिएबल हो, वेलोसिटी चेंज करती रहती है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें स्पीड कॉन्टीन्यूअस चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज होने पे यहाँ पे एक्सलरेशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें एक्सलरेशन एग्जिस्ट करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब कुछ भी एक्सलरेशन आएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सलरेशन इक्वल टू हमने बताया था v माइनस यू अपॉन टी। तो अब एक्सलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ये भी वेलोसिटी चेंज होगी, ये भी, तो चेंज कुछ आएगा, तो ये इसको हम एक्सलरेशन एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं, एक्सलरेटेड मोशन भी कहेंगे इसको, एक्सलरेटेड मोशन भी इसको हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसमें जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ा है क्लास 9th में, उसका हम यूज़ करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग डिराइव करेंगे थ्रू द ग्राफ मेथड, थ्रू द कैलकुलस मेथड। तीनों मेथड से ही ये हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे ये जो एक एक चीज़ क्या होती है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन होता है, v u एक्सेलरेशन हो गया, a क्या होता है, डिस्टेंस होता है a, आप जानते हो, और a डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का हम अंतर समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे बहुत अच्छे से, अगर आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो अगर नहीं आपका क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पे हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है उसकी हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यदि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम इसको फाइंड करते हैं। अब थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके में। एक तो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जो क्लासिफाई किया गया है, उसमें होता है एक यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, एक्सलरेटेड मोशन। इसमें क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा था वो कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जैसे मैं बताऊं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, z इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे, अर्थ पे डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरा जो होता है, इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉट कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी हमारी वो टफ होगी। तो जो हमारे कोर्स में है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमें पढ़ना है, ये हमें चैप्टर में
नहीं पढ़ना है। अब जो हमें यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन में जितनी भी रिलेटेड क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उनके बारे में हमें समझना है। तो इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।